साल 10 साल 7 साल बाद जब तुम काम करते करते, जब तुम सैलरी वगैरह सब कुछ तुम्हारे लाइफ में थोड़ा सा सेटल होने लगे, तब तुम इन सारे नीड्स को अच्छे से समझ सकोगे कि क्या क्यों मैम बोलती थी कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ पैसा ही के लिए सब लोग जॉब नहीं करते। पैसा बेसिक है, बेसिक नीड्स है, और वो तो प्राइमरी है ही, वो तो रहेगा ही कि हम इसके लिए काम करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोगों का अलग अलग पर्पस होता है काम करने का। कुछ कुछ लोग होते हैं कि उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता, वो घर पे एकदम खाली होते हैं, तो क्रिएटिवली अपने टाइम को एंगेज करने के लिए वो काम करते हैं। पैसा होने के बावजूद भी उनके घर में बहुत पैसा हो सकता है, कभी सुनते होगे तुम कि कोई कोई बोलते हैं कि मेरे घर में इतना पैसा है कि 7 पुश्तों तक हम बैठ के खा सकते हैं, लेकिन कोई पुश्त बैठना नहीं चाहता है। क्यों नहीं बैठना चाहता? अगर पैसा ही सिर्फ जरूरत होती तो पैसा तो ऑलरेडी उनके घर में है। बैठना इसलिए नहीं चाहता है क्योंकि जो जॉब सेटिस्फैक्शन है, जो अपने आप को क्रिएटिवली एंगेज रखने का, जो आइडेंटिफिकेशन बनाने का एक भूख होता है, ये सारे हंगर भी हमको सेटिस्फाई करना होता है। जो साइकोलॉजिकल नीड्स है, जो हमारा मेंटल लेवल पे जो हमको कुछ रिक्वायरमेंट्स है, ये भी तो हमको फुलफिल करना पड़ता है। जो हमको सोसाइटी में अपना एक आइडेंटिफिकेशन बनाना होता है, ये नीड्स बाद में आते हैं, झांकने लगते हैं जब हमारी बेसिक नीड्स पूरी होती रहती है। तो इस अब शुरू हो गया, नीड्स तो मैंने खत्म कर दिए। अभी मैं इस थ्योरी को समझाने के लिए फिर से बता रही हूँ कि नीड्स को आइडेंटिफाई करता है जो भी उनके ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉइज हैं, उनके अंदर एक एम्प्लॉइज के नीड्स को आइडेंटिफाई करता है, और फिर वैसे एम्प्लॉइज के लिए उस तरह का टास्क डिजाइन किया जाता है जिससे उनका नीड फुलफिल हो। मान लो कोई चैलेंजिंग जॉब चाहता है कि नहीं, मुझे इस तरह रूटीन टाइप का जॉब, बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे इस तरह के जिनको तुम एक ही काम रोज करवाओ तो काम छोड़ के भाग जाएंगे। ठीक है, बल्कि उनको खुश होना चाहिए कि अच्छा ना, दिमाग नहीं लगाना पड़ता, रोज एक तरह का काम है और मैं कर लेता हूँ, मुझे कुछ खास एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, एनर्जी नहीं लगाना पड़ता। बट देन तुम लोग देख पा रहे हो ना स्क्रीन? यस मैम। यस मैम। ठीक है कि कोई, मैं कहती हूँ ना कि कोई भी जब आईएएस की तैयारी करता है तो वो क्या एक आईएएस में 4 बार रिजेक्ट या 3 बार रिजेक्ट होने वाला क्या क्लर्क की जॉब आसानी से नहीं कर सकता? लेकिन उसको नहीं चाहिए, क्योंकि उसको वो काम में मन नहीं लगेगा। वो जानता है कि उसको कुछ चैलेंजिंग काम चाहिए, कुछ ऐसा काम चाहिए जिसमें एवरी डे देयर इज सम एडवांटेज टू डू। ठीक है, कुछ एडवेंचरस टास्क हो जिसमें रिलेटेड। तो हर एक आदमी का अपना एक इंक्लिनेशन होता है। बहुत सारे लोग कंफर्टेबल होते हैं, नहीं नहीं ठीक है जो कर रहा हूँ वही ठीक है, मैं यही रोज करने में खुश हूँ, हाँ मुझे कुछ एडिशनल नहीं अचीव करना, मैं जितना कर रहा हूँ उसी में सेटिस्फाई हूँ। तो ये डिफरेंट साइकोलॉजी होते हैं डिफरेंट पीपल के साथ। तो इसीलिए डिफरेंट एम्प्लॉयज के नीड्स को आइडेंटिफाई करते हैं इस तरह के लीडर्स। उसके बाद उनके लिए उसी तरह का जॉब डिजाइन किया जाता है, स्ट्रक्चर किया जाता है। जैसे कि मान लो कि कोई बहुत चैलेंजिंग जॉब पसंद करने वाला, उनको तरह तरह के ऑर्गेनाइजेशन के काम में उनको इन्वॉल्व किया जाता है। तुम लोगों ने शायद ये टर्म सुना है, और अगर नहीं सुना होगा तो आगे सुनोगे आगे आने वाले सेमेस्टर में। जॉब रोटेशन, ठीक है, जॉब इनरिचमेंट, ये सारे टर्म्स हैं एचआरएम में। ठीक है, तो जॉब रोटेशन के थ्रू यानी एक ही आदमी को डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स के काम करवा के क्या करते हैं, आप उनको मोनोटोनस को खत्म करते हैं। जो एक ही तरह के काम कर करके वो ऊब चुके हैं, इस मोनोटोनी को खत्म कर रहे हैं। तो इस तरह से डिफरेंट स्ट्रैटेजी और डिजाइन बनाए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, और वो आइडेंटिफाई किया जाता है कि इस तरह के एम्प्लॉय हैं और कुछ इस तरह के एम्प्लॉय हैं। उस तरह के एम्प्लॉय जो एक ही तरह के काम करने में कंफर्टेबल है, उनके लिए उसी तरह का काम रहता है, क्योंकि हर एक ऑर्गेनाइजेशन में रूटीन टाइप का टास्क तो होता ही है, और हर एक ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंजिंग टास्क तो कुछ ना कुछ न्यू तरीके का काम ये भी होता है। तो दोनों ही तरह के कामों को आइडेंटिफाई करके बांट दिया जाता है कि कौन से सबऑर्डिनेट्स किस कैटेगरी में फॉल करेंगे। एक बार डिजाइन कर लिया जाता है उनके लिए जब काम, तो हर एक सबऑर्डिनेट्स का जो होता है उसी हिसाब से ऑर्गेनाइजेशनल गोल से रिलेटेड एक गोल सेट किया जाता है, जिसमें सबऑर्डिनेट्स का पर्सनल गोल भी क्या होता है, फुलफिल होता है। सबऑर्डिनेट्स का, एम्प्लॉइज का पर्सनल गोल भी फुलफिल होता है, और ओवरऑल जो बिग एम है, जो बड़ा सा एक एजेंडा गोल है एक ऑर्गेनाइजेशन का, वो भी कम पूरा किया जाता है। तो ये होता है कि पहले आप अपने सबऑर्डिनेट्स के नीड को आइडेंटिफाई करते हैं, फिर नीड्स आइडेंटिफिकेशन के बेसिस पर आप गोल्स डिसाइड करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठ करके कि हम अपने अपने लिए ये एम डिसाइड कर रहे हैं, और ये एम अगर हम पर्सनली अचीव कर लेते हैं तो हमारा ओवरऑल जो ऑर्गेनाइजेशनल
टारगेट है वो भी अचीव हो जाएगा। ठीक है, तो नीड आइडेंटिफिकेशन के बाद गोल सेटिंग होता है सबऑर्डिनेट्स के साथ बैठ करके। गोल सेटिंग के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं कि कौन से रास्ते से आपको ये काम करना है, अचीव करना है या परफॉर्म करना है। तो जितने भी आपके पास ऑल्टरनेटिव्स है, ठीक है, डिसीजन मेकिंग होता है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है, बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में किसी एक ऑल्टरनेटिव का फाइनल सिलेक्शन, ये डिसीजन होता है। तो जब आपके पास बहुत सारे तरीके हैं काम को करने का, तो आपको एक तरीका चुनते हो कि मुझे इस तरीके से, क्योंकि ये सबसे प्रूफ है, मतलब इसमें गलतियों की कम चांसेस है, या फिर ये सबसे जल्दी हो जाएगा, वट एवर जो भी उस समय आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उस बेसिस पर आप एक रास्ता चुनेंगे जो बेस्ट पॉसिबल वे रहेगा उस गोल को अचीव करने का। राइट, उसके बाद क्या होता है कि अब आपने क्या किया, तीन चीज अभी तक आपने कर लिया। एक तो अपने सबऑर्डिनेट्स के नीड को आइडेंटिफाई कर लिया, सेकंड उनके लिए वैसे गोल को आइडेंटिफाई किया, सेट किया जो गोल अगर हर एक सबऑर्डिनेट अचीव कर लेता है तो वो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल को भी अचीव कर सकता है। और अब उनके लिए एक रास्ता भी तय कर लिया कि कौन से वे से, कौन सी मेथड आपको यूज करना है इस गोल को अचीव करने के लिए। नाउ अब जो लीडर्स है उनका मेन काम होता है कि उनको गाइडलाइंस करना, और उनके रास्ते में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स आता है, अगर कोई बैरियर या कोई ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पा रहे अपने गोल तक, तो उसको भी हेल्प करना कि वो कैसे आप ऑब्स्टिकल को क्रॉस कर सके, कैसे बैरियर को खत्म किया जा सके या हटाया जा सके रास्ते से, इसमें भी मदद करने करता है लीडर्स। और इस तरह से जब पाथ गोल लीडरशिप होता है, जो लीडरशिप इस तरह से काम करता है, इसी को हम लोग पाथ गोल लीडरशिप बोलते हैं। दैट मीन्स कि सबऑर्डिनेट्स के लिए आपने पहले उनके नीड के बेसिस पर गोल सेट किया, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो प्रॉपर रास्ता है वो एडवाइस किया, वो सजेस्ट किया, या फिर उनके साथ ही बैठ करके तय किया। एंड देन उस रास्ते में अगर कहीं कोई रुकावट आई, कहीं कोई प्रॉब्लम आया, तो उसको भी, उस हिंड्रेंस को भी खत्म करने में आपने क्या किया, अपने सबऑर्डिनेट की हेल्प की। एंड फाइनली यू आर सेटिस्फाइंग द नीड ऑफ द employees or followers as well as the need of the overall organization। ठीक है, इसी को हमने पाथ गोल लीडरशिप कहा। तो ये कैसे होता है, ये होता है इस तरह के लीडर्स अपने फॉलोअर्स के बीच में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, उनको सपोर्ट देते हैं, और उनको अदर टाइप का कोई रिसोर्सेज अगर उनको चाहिए इन इन काम को खत्म करने के बीच में, तो वो दूसरे टाइप के रिसोर्सेज या हेल्प भी अपने एम्प्लॉयज को या अपने फॉलोअर्स को प्रोवाइड कराते हैं। ये मैंने, तुम लोग अपने पास जूम करके देख लो, ये मैंने स्टेप वाइज लिख दिया है कि सबसे पहले स्टेप में क्या होगा, फिर क्या होगा। इसी स्टेप्स को अगर हम सीधा लिख लेंगे तो ये होगा द पाथ गोल प्रोसेस। ठीक है, कि किस तरह से पाथ गोल प्रोसेस को फुलफिल किया जाता है। ठीक है, देख लो कि इसमें पहले आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड्स है, फिर गोल का सेटिंग है विद द हेल्प ऑफ सबऑर्डिनेट्स, फिर उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी रिवॉर्ड देना है वो भी हम इससे अटैच कर देते हैं ताकि मोटिवेशन कम ना हो इन ऑर्डर टू अचीव द गोल। तो मोटिवेशन कैसे कम नहीं होगा, तो कुछ ना कुछ रिवॉर्ड हम इससे कनेक्टेड रखेंगे। जैसे मैं बोलती हूँ, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अगर आप 50 यूनिट, मान लो 50 यूनिट कोई प्रोडक्ट है, उसको आप एक दिन में सेल कर लेते हैं, तो आपको इतना पॉइंट का रिवॉर्ड मिलेगा, या आपकी सैलरी में उस महीने में इतना परसेंट इंसेंटिव आपको मिलेगा। तो ये सब क्या हुआ, एक तरह से आप मोटिवेट भी कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज को कि आप गोल अचीव करिए, क्योंकि गोल अचीवमेंट के बाद आपके सैलरी में इतने परसेंटेज की इंसेंटिव की बढ़ोतरी होगी, या जो कुछ भी, जैसा भी आप रिवॉर्ड जोड़ना चाहें उसके साथ। उसके बाद नेक्स्ट है लीडर प्रोवाइड्स असिस्टेंस ऑन एम्प्लॉयज पाथ टुवर्ड्स गोल। यानी कि अगर रास्ते में कोई कठिनाई आ रही है, कोई रुकावट हो रहा है जो एम्प्लॉय अपने आप में हैंडल नहीं कर पा रहा, तो आप वहां पे उनको सपोर्ट करेंगे, वहां पे उनको हेल्प करेंगे उस हिंड्रेंस को ओवरकम करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, एम्प्लॉयज बिकम सेटिस्फाइड एंड मोटिवेटेड एंड दे एक्सेप्ट द लीडर। यहाँ पर क्या होता है, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स द लीडर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय है वो अपने आप में सेटिस्फाइड फील कर रहा है, क्योंकि उसकी जो नीड थी उसके हिसाब से उसको टास्क दिया गया है। समझ में आया। एंड देन फाइनली इफेक्टिव परफॉर्मेंस अकर। मोटिवेटेड एम्प्लॉय है तो परफॉर्मेंस ऑब्वियसली इफेक्टिव होगा। एंड द फाइनल वन इज बोथ एम्प्लॉय एंड ऑर्गेनाइजेशन रीचेस एट देयर गोल। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन एंड जो एम्प्लॉयज है वो दोनों को अपना 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 इंडिविजुअल और अपना ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन गोल अटेन होता है। यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम समझने में
हम्म। मैम। नो मैम। अच्छा, यहाँ जो तुम देख रहे होगे कि ये डायग्राम के बगल में यहाँ आ गया है ये वाला, इन प्रोवाइडिंग पाथ गोल प्रोसेस द लीडर एडॉप्ट्स, एक्चुअली ये नीचे होना चाहिए सारा, और वेरिएबल्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड वर्क, हो सकता है कुछ ऊपर नीचे हो गया हो कोई एक लाइन, तो फॉर्मेटिंग में तो ये पैटर्न में भी दो। अब ये चूंकि ये इस इट कम्स अंडर सिचुएशनल लीडरशिप, तो कुछ ना कुछ सिचुएशनल वेरिएबल्स भी तो होंगे लीडर्स के लिए, कि क्या क्या सिचुएशनल वेरिएबल होगा। एक है इसमें, वहां पे हमने सबऑर्डिनेट्स मैच्योरिटी को एक फैक्टर बनाया था, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड वर्क इन्वायरमेंट को एक दो फैक्टर बनाया गया है। पहला फैक्टर है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सबऑर्डिनेट्स एंड दूसरा फैक्टर है क्या, वर्क इन्वायरमेंट। ये मैंने दूसरा एक डायग्राम नीचे बनाया है, देखना। एक इसमें यानी कि लीडरशिप, देखो एकदम सीधा एक लाइन जाता है जिसमें लीडरशिप बिहेवियर में डायरेक्टिव बिहेवियर हो सकता है। ये सारे लीडरशिप स्टाइल्स हैं, 4 लीडरशिप स्टाइल्स पॉसिबल हैं, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, पार्टिसिपेटिव एंड अचीवमेंट ओरिएंटेड। ठीक है, डायरेक्टिव, सपोर्टिव, डायरेक्टिव मतलब जहां पे आपको डायरेक्शन देना, ज्यादा गाइडलाइंस देना है। सपोर्टिव जहां पे आपको सिर्फ थोड़ा थोड़ा हेल्प करते जाना, जहां उनको प्रॉब्लम हो रही है वहीं पे आपको सुपरवाइज करना, वहीं पे आपको अपना सपोर्ट एक्सटेंड करना। अदरवाइज जो एम्प्लॉय है वो काम करने में सक्षम है, कहीं कहीं उनको आपके हेल्प की जरूरत पड़ेगी, या फिर कहीं कोई खास तरह की रिक्वायरमेंट है रिसोर्सेज की, तो वो आप उनको प्रोवाइड करा देंगे, इतनी थोड़ी बहुत हेल्प की जरूरत पड़ेगी, उसको हम सपोर्टिव कहेंगे। नेक्स्ट होगा पार्टिसिपेटिव। ऑलरेडी हम जानते हैं पार्टिसिपेटिव में हम खुद के साथ साथ एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करेंगे डिसीजन मेकिंग में, या फिर गोल को सेट करने में भी इवन हम एम्प्लॉय को इंक्लूड करते हैं कि क्या गोल तय किया जाए, इस साल का क्या हमारा मैक्सिमम जो टारगेट है, क्या लेकर के हम चले साल भर के अचीवमेंट के लिए। और द फाइनल वन इज अचीवमेंट ओरिएंटेड। एक अचीवमेंट ओरिएंटेड लीडरशिप स्टाइल भी होता है इसके अंदर। तो ये चारों लीडरशिप स्टाइल पॉसिबल है, जिसका रिजल्ट होगा लीडरशिप इफेक्टिवनेस। मतलब लीडरशिप इफेक्टिवनेस टर्म को हम कैसे डिफाइन करेंगे, इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉय मोटिवेशन, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड लीडर एक्सेप्टेंस। अगर जो एम्प्लॉयज हैं, जो फॉलोअर्स हैं, वो मोटिवेटेड है, वो सेटिस्फाइड है और वो अपने लीडर को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसका मतलब जो लीडरशिप का इफेक्टिवनेस है वो बहुत हाई है। और अगर ये तीनों में कमी है तो लीडरशिप इफेक्टिवनेस नहीं है, बहुत लो है। हाँ बोलो, कोई कुछ बोलना चाह, गाइड करता है। नाउ जो 2 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हमने इसमें लिया था, वो एक है एम्प्लॉय कंटिजेंसी और एक है इन्वायरमेंट कंटिजेंसीज। इस एम्प्लॉय कंटिजेंसी और इन्वायरमेंट कंटिजेंसी, इसी टर्म को हम, जहां पे एम्प्लॉयमेंट कंटिजेंसी है वहां पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एम्प्लॉयज बोल सकते हैं। ठीक है, एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स इसी को बोल सकते हैं। जो एम्प्लॉय के कंटिजेंसीज हैं उसी को दूसरे वर्ड में हम एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेंगे, और जो इन्वायरमेंटल कंटिजेंसीज लिखा है मैंने, उसी को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क इन्वायरमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो क्या करें, पहले लीडरशिप स्टाइल डिस्कस कर ले या पहले ये दोनों फैक्टर्स डिस्कस कर ले, तुम लोग बताओ। दोनों फैक्टर्स कर लीजिए पहले। करेक्ट, दोनों फैक्टर्स पहले कर लेती हूँ, मैं भी यही करना चाहती थी पहले। तो ये जो 2 कंटिजेंसी है जिस पर लीडरशिप स्टाइल डिपेंड करेगा, ये मेन है एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसको हमने इस डायग्राम में एम्प्लॉय कंटिजेंसीज बोला, और दूसरा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वर्क इन्वायरमेंट। इस एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा, मैं बताती हूँ। एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब एम्प्लॉय की नीड्स क्या है। ठीक है, वो अपने आप को किस चीज से एसोसिएट करते हैं, मैं बताती हूँ उनमें क्या क्या आ जाएगा। यहाँ नीचे मैंने लिखा होगा, तुम लोग देखो। हाँ, एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स जहां मैंने लिखा है वो सेम है एम्प्लॉय कंटिजेंसीज। ठीक है, इट इंक्लूड्स फैक्टर्स सच एज एम्प्लॉय के नीड्स, लोकस ऑफ कंट्रोल, हमको पता है कि उनका लोकस ऑफ कंट्रोल क्या क्या हो सकता है। आलोक, सच में इसका मतलब है कि तुम लोग रिजल्ट है वो मेरे हाथ में नहीं है, वो बाहर की चीजों पे जो डिपेंड करता है, वो किस्मत पे डिपेंड करता है, वो भाग्य पे निर्भर करता है। इसको हमने एग्जांपल, कोई एग्जाम है तो मतलब किसी को पता नहीं कि क्या होने वाला है, तो मतलब लोकस ऑफ कंट्रोल यानी दूसरे पर डिपेंडेंट।
हाँ, नहीं एक्चुअली लोकस ऑफ कंट्रोल एक पर्सनालिटी टाइप था, जिसमें कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसे होता है कि वो अपने सारे रिजल्ट का कॉन्सिक्वेंसेस के जिम्मेदार अपने बाहर के फोर्सेस पर ढूंढते हैं, किस्मत पे ढूंढते हैं, ग्रुप पे ढूंढते हैं, फैमिली में ढूंढते हैं, और कुछ लोग जिम्मेदारी खुद के सर पे लेते हैं, उनको इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल कहते हैं। कैसे, ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो कहानी जैसी कि क्या नीड्स है उनका, क्या किस तरह का लोकस ऑफ कंट्रोल है, इंटरनल है, एक्सटर्नल है, उनके एक्सपीरियंसेस, अनुभव क्या रहे हैं अभी तक के लाइफ के, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा है उनके साथ या नेगेटिव एक्सपीरियंसेस ज्यादा है, उनका सेटिस्फैक्शन, उन ऑर्गेनाइजेशन के प्रति डेडिकेशन या फिर ऑर्गेनाइजेशन से बिल्कुल कोई अटैचमेंट नहीं होना, एंजाइटी, चिंता, टेंशन, ये सारे चीज एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स को बिल्ड करता है। और ये डिफरेंट होता है डिफरेंट एम्प्लॉयज में। सी कितना एक तरह का, कितना एक तरह से सोचो तो एक मैनेजर के लिए कितना चैलेंजिंग होता है कि एक डिफरेंट कैटेगरी के एम्प्लॉयज को उनको हैंडल करना होता है, झेलना पड़ता है, उनको एक साथ कंबाइन करके रखना पड़ता है, क्योंकि किसी का कुछ पृष्ठभूमि है, किसी का कुछ बैकग्राउंड है, किसी के कुछ परसीव्ड एक्सपीरियंसेस है, किसी का कोई है, और सबसे काम करवाना है। तो एक तरह से बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है मैनेजर्स के लिए। अगर मैनेजर सच में बहुत अपने आप को बहुत डेडिकेटेड मैनेजर या बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस में हाई रखना चाहता है, तो उसको बहुत तरीके के कॉम्बिनेशन यूज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके पास कोई एक तरह का तो मशीन है नहीं जिसको चला देना है एक बटन ऑन करके। नहीं, डिफरेंट टाइप के ह्यूमन बींग है, एक ही ह्यूमन बींग डिफरेंट टाइम में डिफरेंटली बिहेव करता है। यहाँ तो डिफरेंट ह्यूमन बींग है, वो सोचो कितने तरीके का बिहेवियर करता होगा। तो इन सबको साथ मिला करके एकदम स्ट्रॉन्ग एक ग्रुप की तरह बना करके इनसे काम लेना बहुत चैलेंजिंग टास्क होता है। इसीलिए हम इतने दिनों से लीडरशिप ही पढ़ते आ रहे हैं कि क्यों लीडरशिप और क्यों इतने सारे मेथड्स और स्टाइल से लीडरशिप के, जिसको यूज करके, जिसको कॉम्बिनेशन में भी यूज किया जाता है, ताकि आप अपने ओवरऑल एजेंडे को भी अचीव कर सके और एम्प्लॉय को भी सेटिस्फैक्शन दे सके, उनको भी मोटिवेटेड रख सके। तो एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स, इन सारी बातों को जब हम कंबाइन करेंगे तो वो एग्जाम्पल हो जाएंगे एम्प्लॉय कैरेक्टरिस्टिक्स के। ठीक है, कुछ फॉलोअर्स होंगे जो हाई इन एबिलिटी, जो हमने देखा था। नहीं, डेलीगेशन का स्टाइल यूज कर सकते हो, उनको बार बार इंस्ट्रक्शंस देंगे तो वो ऐसे एम्प्लॉय छोड़ के चले जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन। क्योंकि इस तरह के जो एम्प्लॉय होते हैं, जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे, बहुत एजुकेटेड होते हैं, अपने जॉब का जिनको बहुत